हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, वो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं एंड अगेन उसका ट्रीटमेंट क्या है। क्लियर है? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डेफिनीशन क्या होती है। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ अ क्रोनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ pervasive pattern of disregard for and violations of the right of others. Individuals with antisocial personality disorder frequently show a lack of empathy and manipulativeness, defectfulness, or impulsivity and failure to conform to social norms and lawful behaviors. एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें किसी व्यक्ति या पर्सन का बिहेवियर सोसाइटी के रूल्स, लॉ और दूसरे लोगों के इमोशंस का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, ध्यान नहीं रखता है। ये लोग बार बार झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, झूठी बातें करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं कतराते हैं। ये डिसऑर्डर यूजुअली चाइल्डहुड या टीनेजर्स में शुरू हो जाता है, लेकिन डायग्नोस 18 साल के बाद ही किया जाता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो बार बार कानून तोड़ना या झूठ बोलना, दूसरों को चिल्लाना या बिना सोचे समझे काम करना या हिंसा या गुस्सा दिखाना, गलती करने के बाद भी कोई पछतावा नहीं करना या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भागना या दूसरे को अपने फ़ायदे के लिए चलाना। ठीक है, ये होता है हमारा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो देयर आर इसका जो एग्जैक्ट कॉज होता है वो तो क्लियरली नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ जेनेटिक कॉज होते हैं। जैसे कि आपका जेनेटिक में क्या होता है, जेनेटिक कॉज में कि अगर आपकी फैमिली में किसी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो हो सकता है कि इसका रिस्क बढ़ जाए आपको होने। अगर पेशेंट की फैमिली में किसी को रहा होगा तो हो सकता है रिस्क कि पेशेंट को भी हो सकता है। कुछ इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे बुरी संगत, पॉवर्टी या फिर वायलेंट सराउंडिंग का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्लियर है? अगर उसकी फैमिली जो है वो स्टेबल नहीं है, वायलेंस हो रहा है, वायलेंस के सराउंड उसके आसपास एक्सपोज हो रहा है, तो हो सकता है कि पेशेंट आपका एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। ये मेनली इसके कुछ ब्रेन डिफेंस के कारण भी हो जाता है। अगर न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स देखें तो अगर रिसर्च कहता है कि कुछ लोगों के ब्रेन स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है जो एम्पैथी और इम्पल्स कंट्रोल को इफ़ेक्ट करता है। क्लियर है? या फिर चाइल्डहुड एब्यूज़ या निगलेक्ट भी इसका एक मेन कॉज हो सकता है, जैसे बचपन में ट्रॉमा, एब्यूज़ या इमोशनल निगलेक्ट होने पर चांस बढ़ते हैं। क्लियर है? इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले इसकी बेसिक कंडीशंस होती हैं, जैसे व्यक्ति की एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर उसको चाइल्डहुड के लक्षण या 15 साल की एज से पहले शुरू होने चाहिए। ठीक है? या फिर बिहेवियर पैटर्न लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? यानी ये डिसऑर्डर कम से कम 18 साल के बाद होनी चाहिए। लेकिन अगर ये उससे पहले अगर हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्ट डिसऑर्डर। यानी मेनली आपको ये जो डिसऑर्डर है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक एज होती है इसकी कंफर्म एज कि ये 18 ईयर्स के बाद ही आपको होती है। लेकिन अगर ये आपको 15 साल की एज से पहले हो रही है
तो इसे आप कंडक्ट डिसऑर्डर या फिर मतलब कि इसे आप चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके, अगर ये डिसऑर्डर किसी को हो जाती है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जो साइन एंड सिम्टम्स शो होगा वो है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट होता है वो सेल्फ सेंटर्ड या इनरिस्पॉन्सिबल और मैनिपुलेटिव होता है। उन्हें दूसरों के इमोशंस या राइट्स की परवाह नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे सबसे पहला होता है ब्रेकिंग रूल्स या फिर लॉ रिपीटेडली, यानी कि ऐसे लोग बार बार इनलीगल काम करते हैं जैसे चोरी, फ्रॉड, मारपीट, ये ड्रग का एब्यूज़ करना। क्लियर है। इन्हें कानून का डर नहीं होता है, बार बार जेल या कोर्ट के सामना इनको डराता नहीं है। ठीक है, इन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी अगर एग्जांपल देखें तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कानून क्या कहता है। ठीक है। दूसरा होता है झूठ बोलना या फिर धोखा देना, जिसे हम इंग्लिश में लाइंग एंड मैनिपुलेशन बोल देते हैं। यानी ये लोग फ्रिक्वेंटली झूठ बोलते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं या दूसरों को ट्रस्ट तोड़ते हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखते हैं। क्लियर है। या फिर इम्पल्सिव बिहेवियर विदाउट कंसर्न फॉर कॉन्सिक्वेंस, यानी इसका मतलब बिना किसी प्लानिंग के रिस्की काम कर लेना या किसी चीज़ का आउटकम क्या होगा इसके बारे में नहीं सोचते। अचानक गुस्से में आना या कोई भी डिसीजन ले लेना, यानी एग्जांपल अगर देखें तो सोचा नहीं बस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट ये एग्रेशन या इरिटेबिलिटी, यानी इसमें क्या होता है कि एग्रेसिव होगा पेशेंट या फिर वायलेंट बिहेवियर शो करेगा, यानी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, फाइट, एब्यूज़ या फिज़िकल वायलेंस में मतलब इन्वॉल्व होना, दूसरों को दर्द पहुंचाना या धमकाना कॉमन होता है। ठीक है, एग्जांपल अगर देखें तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेटिव और रिलेशनशिप। ठीक है। नेक्स्ट है लेक ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स। इसमें क्या होता है, रिमोर्स का मतलब होता है नो गिल्ट और सेम, इसमें गलती करने के बाद भी कोई पछतावा नहीं होता है, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के बाद भी कोई इमोशन नहीं दिखता। ठीक है, अपने एक्शंस को भी जिम्मेदारी नहीं लेते, मतलब ये जो करते हैं उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। यानी मैंने एग्जांपल अगर देखे तो जैसे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्रॉब्लम उनकी ही थी। ठीक है, इस तरीके इन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियली और पर्सनल लाइफ, यानी इसमें देखा जाए जिम्मेदारियों से भागना या फिर रेगुलर जॉब या पर्सनल रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी नहीं होती, अपनी फैमिली या सोशल कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं करते, पैसा, कैरियर, रिलेशनशिप किसी में कमिटमेंट नहीं होता। अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि मेन रूल फॉलो नहीं करता, मैं रूल फॉलो नहीं करता, मुझे फ्रीडम चाहिए। क्लियर है। या फिर मैनिपुलेट और चार्मिंग बिहेवियर, जैसे जब चाहते हैं तो बहुत चार्मिंग और स्मार्ट बिहेवियर करते हैं, जैसे सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए, दूसरों की इमोशंस या वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए ड्रामा या झूठ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो मुझे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे काम निकलवाना है। क्लियर है। अब अगर हम देखें कंडक्ट डिसऑर्डर का पास्ट होने, यानी टीनेजर से अगर किसी को 15 साल की एज से अगर ये डिसऑर्डर कॉज करता है तो उसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्ट डिसऑर्डर में अगर ये डिसऑर्डर कॉज होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले चाइल्डहुड या टीन एज में ही चोरी, मारपीट, झूठ या जानवर को हर्ट करना शुरू हो जाता है, इसे कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं, जो ASPD का अर्ली फॉर्म होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या शो होंगे।
कॉम्प्लिकेशंस में लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ आ सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं किसके बीच में, फैमिलीज़ के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, या फिर वर्क प्लेस में हाई एक्सीडेंटल और इंजरी के केसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं, या फिर होमलेसनेस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी मेन कॉम्प्लिकेशंस एराइज हो सकते हैं। अब इससे इसका ट्रीटमेंट क्या है अगर हम देखें, सबसे पहले हम पेशेंट को साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पेशेंट को हार्मफुल बिहेवियर को मॉडिफाई करने में हेल्प मिलती है। दूसरी, हम पेशेंट को ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसका जो मतलब कि जो वो मैनिपुलेट करता था लोगों को, या फिर ग्रुप थेरेपी की वजह से मतलब शायद उसके अंदर कुछ सुधार हो सके, इसलिए हम उसको ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट हम पेशेंट को एंटी डिप्रेशन, मूड स्टेबलाइजर और एंटी साइकोटिक हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसका एंजाइटी लेवल, डिप्रेस लेवल, पहली बात तो वो पेशेंट कभी एंजाइटी फील करता नहीं है, ठीक है। वो पेशेंट गुस्से में होता है तो उसका गुस्सा थोड़ा कंट्रोल रहेगा, एग्रेशन कंट्रोल होगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, सोशल एंड वोकेशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड कराएंगे। सोशल और वोकेशनल सपोर्ट जो होगा वो उसके डेली लाइफ स्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि उसकी वर्क स्किल को इम्प्रूव करेगी, क्लियर है। नेक्स्ट हम उसको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में हम उसको जनरली जब वो क्रोनिक फॉर्म में आ जाए या फिर डिफ़िकल्टी टू ट्रीट ना हो, तो उसको मैनी इंडिविजुअल डू नॉट सीक वेरी वॉलेंटरी, ठीक है। ट्रीटमेंट फोकस ऑन मैनेजिंग बिहेवियर यानी एंड प्रिवेंटिंग हार्मफुल टू सेल्फ एंड अदर्स, यानी उसके ट्रीटमेंट को करते समय हमें मेनली उसके जो बिहेवियर शो हो रहा है उसमें फोकस करना होता है, जिससे कि हम उसको चोट पहुंचाने से और उसकी वजह से खुद को चोट पहुंचाने से और दूसरों को चोट पहुंचाने से भी हम कंट्रोल कर सकें, क्लियर है। नेक्स्ट इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, सॉरी प्रोग्नोसिस क्या होगा, प्रोग्नोसिस इज ऑफन पुअर, ठीक है। इंडिविजुअल में नॉट इम्प्रूव विद एज, बिकमिंग लेस एग्रेसिवनेस एंड इम्प्रूव, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है तो उसमें एग्रेसिवनेस कम हो जाता है, इम्पल्सिवनेस भी कम हो जाता है। अर्ली इंटरवेंशन इसके क्या हैं, जैसे स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड कंडक्ट इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म आउटकम्स को कम करना ही हमारा अर्ली इंटरवेंशंस होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्लियर है। थैंक यू।